स्टूडेंट, लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखा था सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जो टू टाइप्स के था। एक आपका था कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक आपका कौन सा था, एमॉर्फस सॉलिड। फिर हम लोगों ने देखा था क्या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में फर्स्ट देखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड देखा था कौन सा, सेंटर्ड यूनिट सेल देखा था। ठीक है, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने थे, 1। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो जरा देखिए, सॉलिड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में एफसीसी। तो स्टूडेंट, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, वो भी किसमें, एफसीसी में। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो जरा देखिए, ये एक ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, तो जरा देखिए, क्यूब में आप लोग जानते हैं कॉर्नर कितने होते हैं, 8। फेस कितने होते हैं, जरा देखिए, लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था मैंने, क्यूब में कॉर्नर कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। कितने हैं, 8 कॉर्नर है। अब देखते हैं इसमें फेस कितने होते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, फेस देखिए, एक ये साइड वाला फेस, एक इसके राइट हैंड में साइड, मतलब एक लेफ्ट हैंड में है और एक राइट हैंड में। एक अपर में होगा और एक बिलो में होगा। एक ऊपर है और एक बिलो है। ठीक है, एक कहां पर होगा, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। तो बस एक आगे बना दीजिए और एक पीछे। तो देखिए, फेस कितने दिख रहे हैं आपको, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्यूब में फेस कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो जरा देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर लिखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो लास्ट टर्म में हम लोगों ने सिंपल प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने निकाले थे, आप लोगों को लर्न है, बिल्कुल भी नहीं। तो जरा देखो कितने निकाले, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपको मालूम है ये कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़ा होगा, एक कॉर्नर से जुड़ा होगा, और ईच कॉर्नर में स्पेयर का कितना पार्ट होता है, 1/8। तो 8 कॉर्नर में कितना होगा, 1/8 इंटू 8। ठीक है, 8 बताया था, ओके। तो इस कॉर्नर में देखिए नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1/8 इंटू कितना लिखेंगे, 8। ठीक है, ओके। ईच कॉर्नर कंटेन करता है कितना, 1/8 पार्ट। तो 8 कॉर्नर कंटेन करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो फिर ऐसे प्लस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, प्लस। ठीक है, ओके। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर 1/8 इंटू 8, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ एटम। किसको करेगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ एटम। तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर। तो कॉर्नर पे निकाला। ठीक है, अब हम लोग साथ में क्या निकालेंगे, विद फेस पर। तो देखिए फेस पर कैसे निकालते हैं। सपोज इस सेंटर के फेस पर एक स्पेयर ऐसे रख दीजिए, ऐसे। तो देखिए, सेंटर के फेस पर मैंने एक स्पेयर रख दिया। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इस फेस के साइड में भी एक फेस होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो एक फेस और लगा दीजिए ऐसे, इसके बगल में एक क्यूब और लगा दीजिए, इसके साइड में एक क्यूब लगा देंगे तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं इस स्पेयर का हाफ पार्ट इसमें होगा और हाफ पार्ट किसमें होगा? साइड वाले में। ठीक है, ओके, मतलब समझे? यानी कि इस फेस में के सेंटर पर एक स्पेयर रख दिया गया। ठीक है, स्पेयर का मतलब क्या है? एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, और इसके राइट हैंड में एक क्यूब और लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ये स्पेयर कितने से जुड़ जाएगा? दो फेस से ज्वाइंट हो जाएगा, और जब दो फेस से ज्वाइंट होगा तो सिंपल सा हाफ पार्ट इस शेप में होगा और हाफ पार्ट इस राइट हैंड के शेप में होगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा है, ईच फेस कंटेन्स कितना करेगा स्पेयर का पार्ट? 1/2। ठीक है, और क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6, तो इंटू कितना कर दिया? 6। कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 1, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एफसीसी क्या होता है तो सिंपल सा होता है, एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब विद द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड एफसीसी। तो सिंपल सा है, एफसीसी में एटम हमेशा कॉर्नर पर होगा और साथ ही साथ कहां पर होगा? ठीक है, फेस के सेंटर पर होगा। तो जब फेस के सेंटर और कॉर्नर पे आपको एटम ऐसे दिखाई दे तो उसका नाम क्या होगा? एफसीसी। तो बस सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिए, कॉर्नर पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 1। तो जब भी कॉर्नर पर आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, 1/8 इंटू 8 कर दो। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 1। फेस पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो कुछ नहीं करना है, फेस में शेयरिंग कितना होगा? 1/2। एक फेस में शेयरिंग कितना हुआ? 1/2। फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस में शेयरिंग कितना होगा? 1/2 इंटू 6। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 3। आ गया कि नहीं आ गया? अब सभी को कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो सिंपल सा है, बस कुछ नहीं है, बस एफसीसी में ध्यान रखिए, कॉर्नर पर अगर आपको इफेक्टिव एटम निकालने हैं तो 1/8 इंटू 8 कर दीजिए, फेस पर कैलकुलेट करना है तो 1/2 इंटू 6 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एफसीसी पूछा जाए तो बस सिंपल सा आंसर दे दीजिए, क्या दे दीजिए? एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर विद सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड एफसीसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ एफसीसी। ठीक है, तो जरा देखते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। लास्ट टर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको देखना है कि इस स्पेयर के साथ और कितने स्पेयर ज्वाइंट हो सकते हैं, जितने भी स्पेयर इसके साथ ज्वाइंट होंगे वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जरा देखो कैसे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, तो जरा देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। तो जरा देखो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे दिखाते हैं। यहां पर फिर से हम लोग एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर। उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में ही देखेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो जरा देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल सा आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। जरा देखिए, एक क्यूब को ऐसे बना लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने एक क्यूब को ड्रॉ कर लिया ऐसे, दिस, दिस और दिस और दिस। तो देखिए कॉर्नर पर ये रखे हुए हैं, ये एटम्स रखे हुए कॉर्नर पर। फेस आपको बता चुके हैं, फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो जरा सपोज दैट मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस में एक एटम रखा, तो देखते हैं कितने और से ज्वाइंट हो सकता है।
जितने से ज्वाइंट होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर स्पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो, एक तो ये इससे ज्वाइंट होगा, इस वाले से, और एक इस स्पेयर से ज्वाइंट होगा, और एक इस स्पेयर से, और एक स्पेयर, 4 होगा। ठीक है, एक देखिए किससे ज्वाइंट होगा, एक ये होगा इस साइड वाले से भी, इस वाले स्पेयर से, ये भी जो सेंटर का है ये भी इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक आगे भी स्पेयर होगा और बगल में, तो देखो एक इस स्पेयर के फेस को टच करेगा, ये टच कर रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे ही एक आगे वाले को टच करेगा, ऐसे आएगा, दिस इसको टच करेगा, और ऐसे ही एक पीछे वाले को टच करेगा, दिस। देखिए, ठीक है, तो जरा देखो ये स्पेयर कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4, और साथ में देखो इस फेस के भी 5 6 7 8 को टच कर रहा है। अब सिंपल सा है, ये 8 को टच कर रहा है, तो इसके ऊपर भी एक क्यूब लगा दो। क्या लगा दे, एक क्यूब, तो इसके ऊपर भी लगा दो, ऐसे। बात को समझे, समझे? ठीक है, अभी ये जो आपका एटम है ये 8 को टच कर रहा है, एक इसके ऊपर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, यस इसके ऊपर होगा, आपको एज्यूम भी करना है। ठीक है, अब मैंने एक उठा करके क्यूब क्या किया, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, बात को समझे ना? ठीक है, बस ऐसे उठाना, इसके ऊपर ऐसे क्यूब को रख दिया। अब जब इसके ऊपर क्यूब को रखेंगे तो ये जो है 1 2 3 4, ये ऊपर वाले को भी टच करेगा, टच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये बीच वाला, ये ऊपर वाले को भी 4 को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये स्पेयर कितने को टच कर रहा, ऊपर के 4 को करेगा, और 4 इसको करेगा, और 4 इसको करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, तो ये जो स्पेयर है 12 स्पेयर को टच कर रहा है, कितने को कर रहा है, 12 को कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। ठीक है, तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा है, बस इसको चेक कर लीजिए कितने को टच कर रहा है। ठीक है, 4 कॉर्नर को टच करेगा, 4 फेस में रखे हुए एटम को टच करेगा, और एक क्यूब इसके ऊपर लगा दो, क्या लगा दो, इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो उसको भी टच करने लगेगा, और जब उसको टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब हम लोग देखेंगे किसमें, बीसीसी में। तो जरा देखिए, ठीक, तो देखिए बीसीसी में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। ठीक है, तो देखिए बॉडी सेंटर बीसीसी, बॉडी सेंटर बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल रहा है, बीसीसी। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे, तो देखिए फर्स्ट ये ड्रॉ कर रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये दिस एंड दिस, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिए। यहां पर भी आपका एक एटम, दिस एटम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं, सिंपल सा है, क्यूब में कॉर्नर 8 है और 8 कॉर्नर पर एक एटम रखे हुए हैं। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें निकालते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पर भी होगा,
बस ऐसे सेंटर पर ये पॉइंट होगा। पॉइंट से मतलब ही स्पेयर, स्पेयर से मतलब ही आपको समझ लेना है कि क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो सिंपल सा है, बीसीसी को अगर बोले तो सिंपल सा है, क्या है, पॉइंट आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब विद सेंटर ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड बीसीसी। ठीक है, तो पॉइंट को लोकेटेड किया जाए या एटम को लोकेटेड किया जाए या मॉलिक्यूल को लोकेटेड किया जाए या कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल को लोकेटेड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट से मतलब ही क्या है, एटम है, तो एटम को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेटेड। तो एटम को लोकेटेड कर रहे हैं कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ कहां पर लोकेटेड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, और सेंटर ऑफ यूनिट सेल में भी लोकेटेड होगा तो हम लोग उसी को नाम क्या देंगे, बीसीसी। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो जरा देखो कॉर्नर पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, सिंपल सा है, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8। ठीक है, जब भी आपको कॉर्नर पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दो, 1/8 इंटू 8, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस 1/8 इंटू 8 कर दीजिए, फिर ऐसे प्लस लगा दीजिए। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, सेंटर पे रखे हुए एटम को। तो देखो ये सेंटर, ये क्या ये किसी के साथ शेयरिंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्यूब के अंदर रखा हुआ, ये किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करेगा। और जब किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा तो क्या इसके कोई पार्ट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो बस ऐसे लिख दो दिस 1। ठीक है, ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 2। ठीक है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा है, सिंपल प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1, एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4, बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। बात को समझते हैं, यस। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। तो जरा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। तो जरा देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी क्या है। ठीक है, तो बस फिर से क्यूब बना लीजिए, क्या कर लीजिए, क्यूब बना लीजिए, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो बस जरा देखिए, एक क्यूब ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ये क्यूब मैंने बना लिया है ऐसे। ठीक, क्यूब पे आप जानते हैं कॉर्नर, कॉर्नर में एटम कितने हैं, 8। ठीक है, ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये एटम है और एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। यहाँ समझने के लिए, जो कॉर्नर के एटम है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, सपोज दैट। ठीक है, ओके, ये स्पेयर है, स्पेयर मतलब एटम, एटम को यहाँ स्पेयर के फॉर्म में दिखाएंगे, किस फॉर्म में दिखाएंगे, स्पेयर के फॉर्म में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी एटम बोलो, पॉइंट्स बोलो, स्पेयर बोलो, तो आपको बस रियलाइज कर लेना एटम की बात हो रही है। ठीक है, ओके, तो देखिए इस कॉर्नर पर एक आपका क्या रखा होगा, एटम रखा होगा। ठीक है, क्या रखा होगा, एटम। ठीक है, तो देखो ऐसे मैंने एक एटम को किस फॉर्म में बनाएंगे, एक स्पेयर के फॉर्म में, किस फॉर्म में बनाएंगे, एक स्पेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो एटम को बस आप एक स्पेयर के फॉर्म में बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऐसे मैंने एटम को एक स्पेयर के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, दिस एंड दिस। तो देखिए ये कॉर्नर में रखे हुए दो एटम है जो किस फॉर्म में है, स्पेयर फॉर्म में दिख रहे हैं, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा, r, इसका भी कितना होगा, r, तो a इज इक्वल किसके होगा, 2r। तो देखो 2r के डिस्टेंस पर स्पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो देखो ये r पर है, ये r पर है, तो a इज इक्वल किसके हो जाएगा, 2r के, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, a, कितनी होगी, a, तो a इज इक्वल टू 2r। तो ये 2r पर रखे हुए एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी स्पेयर जो है इसको टच करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ये वाला स्पेयर भी इसको क्या करेगा, टच करेगा। बात को समझिएगा। ठीक है, तो नीचे के 4 स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 स्पेयर टच कर रहे हैं। ऐसे ही ये ऊपर के 4 स्पेयर 1 2 3 4 एक दूसरे को टच करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये
चार नीचे टच कर रहा है, ये चार ऊपर टच करेंगे, ठीक है। ओके, बना नहीं सकते तो बस आपको समझना है, समझने की कोशिश कीजिए। 4 स्पेयर जो नीचे के पार्ट के हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे ही 4 स्पेयर ऊपर के पार्ट को भी टच करेंगे, ठीक है। अब उसके बीच में, यानी कि उसके बीच में अगर हम एक एटम रख दें ऐसे, ये 4 नीचे है, ये 4 ऊपर है, उनके बीच में एक एटम रख दिया जाए, तो क्या ये एटम इन सबको टच करेगा? क्या एटम इन सबको टच करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, ठीक है। ओके, सपोज बस ऐसे समझ लीजिए ये रूम है, ठीक है। रूम में आप जानते हैं कितने हैं, 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 ऊपर के हो गए और 4 नीचे के हो गए, और बीच में उनके क्या रख दिया, एटम। तो ये एटम इस कॉर्नर को भी टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ओके, अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहां पे बनाए, ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को यहां पे बनाइए ऐसे, कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बना हुआ है, दिस पॉइंट्स पर ये बना है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो अभी आपको बताया बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 है, कॉर्नर पर है, और एक ये सेंटर पर है, ये सेंटर का एटम है, ठीक है। ये ठीक, तो देखो ये किस किस को टच कर सकता है, एक इस कॉर्नर 1 2 3 4 ऊपर को टच करेगा और 4 नीचे को करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये कितने को टच कर रहा, 4 नीचे को, 4 ऊपर को, तो टोटल कितने होगा 8, तो ये 8 को टच कर रहा, यानी कि क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने टाइप से बना लेंगे, 4 टाइप से। कितने टाइप से, 4 टाइप से। बॉडी डायगोनल कितने टाइप से डाला जाएगा, 4 टाइप से। देखो कैसे, एक बॉडी डायगोनल आप समझ सकते हैं कहां से जाएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए, एक बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से चला जाएगा, ठीक है। ओके, 2 हो गए, और एक किधर से जाएगा, इससे जाएगा, इस बॉडी डायगोनल से, तो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ओके, और एक किधर से जाएगा, अंदर की तरफ से जाएगा, तो कितने टाइप से पड़ता है, 4 टाइप से। बनाने की जगह नहीं पड़ रही है, क्यूब में हमेशा बॉडी डायगोनल कितने टाइप से पड़ता है, 4 टाइप से पड़ता है, ठीक है। ओके, क्योंकि नीचे ये है पर, एक इसको इससे मिला दीजिए, एक इसको इससे मिला दीजिए, एक इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। ओके, यस, और एक आपका पार्ट ये वाला आएगा बाहर की ओर, ये वाला, ठीक है। तो ये कितने से छुएगा, कितने से टच होगा, कितने से, 8 एटम से। तो यानी कि ये जो आपका एटम है ये कितने को टच करेगा, 8 को, 8 का एटम को, ठीक है। 4 ऊपर को टच करेगा और 4 नीचे को, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। बस शॉर्टकट में समझ लीजिए, ठीक है। ओके, क्या समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने टाइप से डाल सकते हैं हम लोग, 4 टाइप से डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, ठीक है। अब आपको बस इतना जान लेना है, ठीक है, कि जो नीचे के एटम है वो एक दूसरे को टच करेंगे, ऊपर के जो 4 एटम है एक दूसरे को टच करेंगे, बीच में अगर एक एटम रख दें तो वो जो बीच वाला एटम है, मिडिल वाला एटम है, वो सभी एटम को टच करेगा, ठीक है। इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि जो सेंटर में रखा हुआ एटम है वो नीचे 4 को टच कर रहा है और ऊपर 4 को टच कर रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो अभी हम लोगों ने देख लिया क्या कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए now we will discuss about close packed structure. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो मतलब कितना पार्ट पैकिंग में आया है, कितने आपके एटम ने एरिया को कवर कर रखा है, ठीक है। ओके, कितना में आपका एटम पैक्ड हो गया है, ठीक है, वो भी किसमें, एक क्रिस्टल के अंदर। उसी को हम लोग क्या
पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कितना एरिया पे। तो देखो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है हम लोग 3 टाइप से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन देखिए कौन सा है। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर होगा हमारा 1 डायमेंशनल, एंड सेकंड वन हमारा होगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन आपका होगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कौन सा होगा? 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, ओके। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए हर पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, हर पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जेईई मेंस की परीक्षा आपकी हो सकता है 25 जुलाई को हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपेयरिंग अभी से बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे पेपर की घोषणा होती चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो 25 जुलाई को में भी आपका जेईई मेंस का पेपर शुरू हो जाए, ठीक है। तो हर पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। क्लियर करने का मतलब दिमाग में क्लियर करना है, दिमाग से बाहर नहीं करना है, दिमाग के अंदर बैठाना है, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग सोच रहे हो क्लियर क्लियर का मतलब बाहर हो गया, बाहर नहीं करना, दिमाग के अंदर बैठा के रखना है और हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है, ओके। अगर पॉइंट क्लियर नहीं होता है तुरंत दोबारा फिर से पूछो, ठीक है। 2 बार पूछो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार भी, लेकिन पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ओके, यस। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल सा है, इन दिस टाइप्स आर, इस प्रकार के सॉलिड में जो स्फीयर होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लीनियर शेप में और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को में स्फीयर आप अरेंज कर दीजिए एक लीनियर शेप में, ऐसे बस एक लीनियर शेप में एटम्स को क्या कर देना है? अरेंज कर देना। तो जाओ देखो कैसे, दिस एक आइटम ऐसे एंड सेकंड इसको टच करता हुआ दिस दिस और दिस, ठीक है, ओके। तो देखिए एक लीनियर शेप में इसको हमने अरेंज कर दिया, ये अरेंज किया नहीं किया, ठीक है, ओके। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आपको बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता। तो जरा बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे? कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है नियरेस्ट नेबर। इस एटम का नियरेस्ट नेबर ये वाला, ये वाला, ये कितने से जुड़ा है? 2 से, एक आगे एक पीछे, ऐसे ये आगे पीछे, ये आगे पीछे, ठीक है। तो यानी कि इस एटम को देखिए कितने से ज्वाइंट है? 2 से, एक फ्रंट से और एक बैक से, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इन दिस टाइप सॉलिड में जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, वो अरेंज कैसे हैं? एक लीनियर शेप में अरेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, ओके। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि ईच स्फीयर ज्वाइंट होता है किसके साथ? 2 स्फीयर के साथ। तो सिंपल सा आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इन दिस टाइप सॉलिड, ठीक है, इन दिस टाइप सॉलिड ईच स्पेयर इज कॉन्टेक्ट विथ इट्स 2 नेबर स्पेयर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, सो इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2 है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो जरा देखिए
क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो जरा देखिए, दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वे। इसको हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल हमारी 2 टाइप से होगी। कितने टाइप से होगी? 2 टाइप से होगी, ठीक है। ओके, तो देखिए कौन कौन से। फर्स्ट वन, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड सेकंड वन हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग में कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल हम लोग 2 टाइप से देखेंगे। कितने टाइप से देखेंगे? 2 टाइप से देखेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन देखेंगे हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो नाउ वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो जरा देखिए, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तो सिंपल सा है। इसमें 2 रो बनानी है, स्पेयर की 2 रो बना दीजिए, जो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक जैसी दिखेंगी, ठीक है। तो ज्यादा को कैसे बनाते हैं? दैट्स स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को, ये फर्स्ट वन लेयर स्पेयर, सेकंड ऐसे ही इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रखिए और ऐसे ही थर्ड वन लेयर को ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाइए। एंड दिस फोर्थ लेयर को भी ऐसे रखिए, ऐसे। यस, ठीक है। तो देखिए इसको स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा है। इसमें 2 मैंने रो अरेंज कर दी है। एक रो कैसी है? हॉरिजॉन्टल, ये जा रही है, और एक रो कैसी है? वर्टिकल, जो इसके सेंटर से होकर के जा रही है। देखिए, तो देखिए इसमें 2 रो अरेंज हो गई, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल जा रही है और एक वर्टिकल जा रही है, ठीक है। ओके, ये सेकंड लेयर का स्पेयर है जो ठीक ऊपर रखा गया है किसके? फर्स्ट लेयर के, ठीक है। ओके, ऐसे ही थर्ड लेयर का स्पेयर भी जो है ठीक ऊपर रखा गया है किसके? सेकंड लेयर के। ऐसे ही फोर्थ लेयर का जो स्पेयर है वो ठीक ऊपर रखा गया है किसके? थर्ड लेयर के रखा गया है, ठीक है। ओके, ठीक। अब ज्यादा देखो ध्यान से, इसको स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, ये इस स्पेयर को, ये कितने से ज्वाइंट है? 1 एक इससे ज्वाइंट है, 2 एक ऊपर वाले से, एक 3 साइड वाले से, और एक नीचे 4। समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस ये देखिए, और शेप कैसा बना रहा है? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं बना रहा? तो सेंटर वाला देखो 4 स्पेयर से ज्वाइंट है, ठीक है। और शेप कैसा बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। लेकिन क्या ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। क्या होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? एटम हमेशा कहां पर होने चाहिए? कॉर्नर पर होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बना तो है स्क्वायर, लेकिन ये कैसा होगा? नॉन प्रिमिटिव। कैसा होगा? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। ओके, तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर
हमेशा कौन सा बनाते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दे आर फॉर्म primitive unit cell। they are for primitive unit cell। ठीक है, तो ध्यान देखो primitive unit cell में एटम कहां पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे। तो बस देखिए क्यूब का this one and this one and this one, तो क्यूब का मैंने एक फेस ले लिया। ठीक है, क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो क्यूब का एक फेस निकाल लीजिए बाहर। तो क्यूब का एक फेस बाहर निकालिए और एक फेस बाहर निकालने के बाद मैंने उसको ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, तो पीछे भी तो जाएगा, मतलब 6 फेस बनाने, पूरा क्यूब नहीं बनाया। क्यूब का एक प्लेन ले लीजिए। ठीक है, और उस क्यूब के प्लेन को ऐसे मैंने लगा दिया। ठीक है, तो देखो एटम कहां पे है? कॉर्नर पर। तो देखो एक एटम ये स्फीयर जिसको बोल रहा हूं, ये कॉर्नर पर है, ऐसे ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है और ये भी कॉर्नर पर है। तो हमेशा जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो हमारे कैसे होते हैं? सिंपल प्रिमिटिव में होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमेशा एटम कहां पर होता है? कॉर्नर पर होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कैसा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये हमारा कैसा है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ओके। तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमारे टू टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल देखने को मिले। एक प्रिमिटिव दिखा और एक नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव में एटम कहां पर होने चाहिए? कॉर्नर पर। यहाँ पे कॉर्नर में तो है लेकिन बीच में भी रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? सेंटर में भी रखा हुआ है। क्या मैंने आपको बताया था क्या? बिल्कुल भी नहीं बताया था कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में सेंटर में एटम होता है। कभी भी सेंटर में नहीं होगा, हमेशा कहां पर होगा? कॉर्नर पे होगा। कहां पर होगा? कॉर्नर पर होगा। ठीक है, ओके। तो बस सिंपल सा अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है। तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ठीक है, साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा है। यहां पर देखो ये कितने से ज्वाइंट है? 1 2 3 4। ठीक है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ओके। तो सिंपल सा है, अगर आप इसको देखें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार के सॉलिड में 2 रो होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। सेकंड लेयर का स्पेयर हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक ऊपर रखते हैं। किसके? फर्स्ट लेयर के रखते हैं। और इसमें 2 प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाते हैं। ठीक, 2 प्रकार के प्रिमिटिव सेल बनते हैं। एक बनता है सिंपल प्रिमिटिव और एक नॉन सिंपल प्रिमिटिव बनता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो बस सिंपल सा है, इसको लिखना भी बहुत ही आसान है। क्या? इन दिस टाइप सॉलिड 2 रो आर अरेंज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। सेकंड लेयर आर बीइंग एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो सेकंड लेयर आर एग्जैक्टली बीइंग एज द फर्स्ट वन। एकदम जो आपकी सेकंड लेयर है वो किसकी तरीके होती है? फर्स्ट लेयर की तरीके। किसकी तरीके होती है? फर्स्ट लेयर की तरीके। ठीक है, दे आर फॉर्म स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बिकॉज ईच स्पेयर इज कॉन्टेक्ट विद इट्स 4 नेबर स्पेयर। हमेशा ईच स्पेयर जो कांटेक्ट के होता है किसके? 4 नेबर स्पेयर के होता है। ठीक है, ओके। इसीलिए ये शेप कैसा बनाता है? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड इन दिस टाइप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ए टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ए टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल डिस्कस किया। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या डिस्कस किया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। बॉडी सेंटर्ड में क्या क्या डिस्कस किया? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। फिर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंड फिर क्या देखा? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो फर्स्टली 1 डायमेंशनल देखा। 1 डायमेंशनल में ईच स्पेयर हमारे कैसे अरेंज थे? एक लीनियर शेप में डाल दिए गए थे। ठीक है, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? ठीक, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल 2 टाइप से हम लोग देखते हैं। एक कौन सा देखते हैं? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर।
दूसरा कौन सा देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। इन दिस टाइप सॉलिड द टू रो आर अरेंज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। सेकंड लेयर आर एग्जैक्टली बीइंग एज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, ओके। दे आर फॉर स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ईच स्पेयर इज कॉन्टेक्ट विद इट्स फोर नीबर स्पेयर, ठीक है, ओके, ओके। एंड इन दिस टाइप पैटर्न इज कॉल्ड ए टाइप पैटर्न, ठीक है, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो बस सिंपल सा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करेंगे क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ओके, यस। और आप लोगों के बात ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पेपर आपका आने वाला है जेईई मेंस का, और आप जानते हैं जेईई मेंस की तैयारी के लिए आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा समय अपना वेस्ट कर दिया है कोरोना के डर से। तो कोरोना को भूल जाइए, पढ़ाई पे मन लगाना शुरू कर दीजिए और